अम्बेडकर जी के चरणों में उनके विचारों को नमन अर्पण करता हूं। और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं वंदन करता हूं, नमन अर्पण करता हूं। मंच पर उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण, बहुजन मैत्री सम्मेलनों के आयोजक प्रणेता पंते सुमित रतन जी, मेरे साथ आए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत जाधव जी, और सभी हमारे साथ बैठे हुए एयरफोर्स के कमांडेंट रह चुके हमारे चंद्रा जी, और सभी यहाँ पर जिन्होंने आज के इस सम्मेलन का आयोजन किया है, सभी संगठन, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को जय भीम। मैं उत्तर प्रदेश में 26 तारीख को आ गया। 26 तारीख से ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। हर जिले में मैं जा रहा हूं। हर जिले में जो स्वागत मैं देख रहा हूं, आप लोगों की भावनाओं का आदर करता हूं, कदर करता हूं, और मेरी ये भावना है, मेरी ये मान्यता है कि ये स्वागत मेरा नहीं है, ये स्वागत बाबा साहब का जो खून मेरे शरीर में है, ये उस खून का स्वागत है। तो मैं आपके इस स्वागत का, इस सारे वेलकम का स्वीकार करता हूं। लेकिन उससे भी बड़ा हमारा आंदोलन है। मैं हमेशा एक बात कहते रहता हूं, पंते जी से सीखी हमने ये बात कि अगर हम लोगों को हमारी नैसर्गिक अगर मृत्यु होती है तो 30 या 35 साल का जीवन आज भी हमारे पास है। अभी हमारा 30-35 साल का जीवन हमारे पास है। हम लोग, आप सभी लोग मुझे मिलना चाहते हो, सेल्फीज लेना चाहते हो, उसका मैं आदर करता हूं, कदर करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30-35 साल की और आयु हमारे पास होगी। 30-35 साल की आयु जिसके पास है, उसके पीछे जाने के बजाय हमारी 2500-3000 हजार सालों की जो बुद्ध की विचारधारा चली आ रही है, हमको उसके पीछे जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे जाना चाहिए, ना कि 30-35 साल का आयु जिसके पास है उसके पीछे जाना चाहिए। हमारी ये विचारधारा हजारों सालों से चली आ रही, वो ये विचारधारा तथागत बुद्ध की विचारधारा, जिसे आगे बढ़ाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। गुरु रविदास जी ने किया, गुरु नानक जी ने किया, संत कबीर ने किया। इन्हीं की विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में अंकित किया। इसी विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी ने यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर फैलाया। ये हमारी विचारधारा 2500-3000 हजार सालों से चली आ रही। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम बहुजन हैं। हम इस देश में 85% है। 85% होने के बावजूद भी हम लोगों पर 3-3.5% के अल्पसंख्यक हम पर राज करते आ रहे हैं। दरअसल अल्पसंख्या में वो है, वो आपको अल्पसंख्यक कहते हैं। जो लोग खुद इस देश में अल्प है, कम है, संख्या में कम है, वो आपको कहते कि अल्पसंख्यक है। सिख अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक, मुसलमान अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक। 85% होने के बावजूद भी हमारे ऊपर 3-3.5% के लोग पिछले 2500 सालों से राज करते आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुजन होने के बावजूद, उस समय तो हम जातियों में बांटे गए थे। अब तो नया वाद शुरू हो गया है, संगठनवाद। पहले तो जातिवाद था हमारे में, अब भी है। एक जाति दूसरे जाति से मिलने को तैयार नहीं, और एक संगठन में पद नहीं मिला तो वही पदाधिकारी दूसरा संगठन बना लेता है और मनोवादी ताकतों से लड़ने के बजाय अपने आप से ही लड़ रहा है। अब संगठनवाद शुरू हो गया हम लोगों में। जातिवाद से भी बड़ा वाद शुरू हो गया। एक संगठन का पदाधिकारी दूसरे संगठन से मिलने को तैयार नहीं।
एक पॉलिटिकल पार्टी जो बहुजन विचारधारा की है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार है। एक नेता दूसरे नेता को जमीन बोलने को तैयार नहीं। और इसलिए आज बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से पूरे देश भर में कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 साल में इलेक्शंस है, 1-1.5 साल में इलेक्शंस है, इसलिए हम यहां पर आए। इससे पहले पंजाब में थे, हरियाणा में थे, महाराष्ट्र में थे। मैं साउथ में जा रहा हूं, आंध्रा जा रहा हूं, कर्नाटक जा रहा हूं, वहां के इलेक्शंस भी उस समय हो गए थे। हमें कौन सा वहां पे राजनीति करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं? हम लोग किसी पार्टी के प्रचार के लिए यहां नहीं घूम रहे, किसी पार्टी का आंदोलन खड़ा करने के लिए नहीं घूम रहे। और मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर राजनीतिक पार्टी बनाकर घूमूं, राजनीतिक पार्टी लेकर आऊं, बहुत लोग एक संभ्रम निर्माण कर रहे हैं लोगों में कि राजनेता अंबेडकर कोई नई पार्टी लेकर आया है और पार्टी के प्रचार के लिए हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं घूम रहे। पार्टी से बड़ी विचारधारा होती है, हम विचारधारा के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विचारों के लिए नहीं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, राजनीति में आप लोग मुझे क्या मत दोगे? यहां पर अगर मैंने कैंडिडेट्स उतार लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और वहां पर अगर हम सत्ता बना सके तो मुझे चीफ मिनिस्टर बना दोगे, और अगर देश के राजनीति में उतरा तो प्रधानमंत्री बनाओगे, रिटायरमेंट को आया तो राष्ट्रपति बना देंगे। राजनीति में राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद है? नहीं है। तो अगर मैं राजनीतिक मूवमेंट को लेकर चलूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति पद मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म होते ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का अम्बेडकर नाम जो मेरे पीछे लगता है, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना महान है। इसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए काम नहीं कर रहा। हम विचारधारा के प्रचारक हैं, किसी संगठन के प्रचारक नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के यहाँ के पॉलिटिकल झंडे आपके राज्य तक सीमित है, आपके पॉलिटिकल झंडे आपके राज्य तक सीमित है। ये झंडा पूरे विश्व में गया हुआ है और मैं इस झंडे के नीचे काम कर रहा हूं और किसी झंडे के नीचे काम नहीं कर रहा। किसी झंडे के नीचे हम काम नहीं कर रहे। हम इस देश में जितने भी संगठन हमारे हैं, बौद्धों के हो, गुरु रविदास सभा के हो, सिखों के हो, इवन मुसलमानों के लिए भी, हम सभी लोगों को एक मंच पर बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से लेकर आ रहे हैं कि हम लोगों में वार्तालाप नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा। हम सब पूरे देश भर में जा रहे हैं, पूरे देश भर में। इससे पहले भी मैं अनेक राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, अनेक राज्यों के लोगों में काम कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एडवांस में एक न्योता भी देना चाहता हूं। 2025 में जो विजयादशमी आने वाली है, उस विजयादशमी को 5 करोड़ की संख्या में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसकी अग्रिम आप लोगों को आज से ही न्योता दे रहे हैं। इसका भी फील्ड वर्क हम कर रहे हैं, इसका भी हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा समझो कि 2025 का ये फील्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं और उस माध्यम से आप लोगों के यहां पर आए 5 करोड़ की संख्या में हम लोगों को, जहां कहीं पर भी हम लोगों को इस तरह का ग्राउंड में उपलब्ध होगा, वहां पर आप लोगों को अपने बच्चों सहित, परिवार सहित आप लोगों को वहां पर आना है। और यही विचारधारा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक समाज परिवर्तन का काम नहीं होगा, विचार परिवर्तन का काम नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन उसके बिना हमारे लिए किसी काम की नहीं। आज सत्ता परिवर्तन अगर आप देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीति के तौर पर अगर कोई समाज है तो वो आपका है। प्रधानमंत्री से ऊंचा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति किस समुदाय का है? आपका है ना, शेड्यूल कास्ट का है। तो मुझे बताइए, राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का होने के बावजूद क्या आप लोगों के अन्य अत्याचार कम हुए? बल्कि एक राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का चुनकर आने के बाद, उसको राष्ट्रपति पद पर बिठाने के बाद पहली बार देश में संविधान को जलाया गया, संविधान को जलाया गया।
आज तक राष्ट्रपति ने कभी उसकी निंदा करते हुए कभी देखा आप लोगों ने? आप लोगों का जिस संविधान के वजह से एक अनुसूचित जाति का आदमी राष्ट्रपति बन गया, वो संविधान जलाने पर मुंह तक नहीं खोल रहा। तो व्यवस्था परिवर्तन के बिना अगर सत्ता परिवर्तन हो भी गई तो आपके किसी काम की होगी? किसी काम की होगी? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 130 से ज्यादा है, 130 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके संसद में बैठे हुए हैं, फिर भी संविधान का रोज एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। अगर आपके ही लखनऊ का कोई मांडलेश्वर है, उसने बयान दिया, उसने क्या कहा कि नया संविधान बना रहे अभी, उस नए संसद भवन में नया संविधान लागू होना चाहिए और सनातन धर्म के आधार पर वो संविधान होना चाहिए। यानी इस देश को एक सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बयान आने के बाद कितने शेड्यूल कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने निंदा की है? बताओ मुझे। किसी ने निंदा की? जो संविधान को बदलने की बात कर रहा है, वो संविधान के बचाने वाले जो हमारे लोग हैं वो आज बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बिना व्यवस्था परिवर्तन के हमने उनको अंदर भेज दिया। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तो आपको नाम भी पता नहीं होंगे, कहां से आए हैं, कौन है ये, शेड्यूल कास्ट से इनका नाता क्या है। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में जाकर बैठ रहे हैं, उनका शेड्यूल कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पार्टी के गुलाम बने पड़े हैं, वो पार्टियों की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र का भी एक है राज्यसभा में, वो वहां पर मोदी का गुणगान गाते रहता है। तो ऐसे लोग संसद में राज्यसभा में भेजकर क्या उपयोग है हम लोगों का? इसलिए जब तक हमारे लोग व्यवस्था परिवर्तन से तैयार होकर संसद में नहीं जाएंगे, तब तक दलाल ही पैदा होते रहेंगे। इसलिए हम ये व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हमारे लोग तैयार कर रहे हैं, जो हमारी बातें करें, जो इस देश के समाज की बातें करें। आज हमारी बात करने वाला एक भी एमपी एमएलए नहीं है। हमें कोई एमपी एमएलए नहीं बनना है। बनते जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें एक्टर नहीं बनना है, पिक्चर में एक्टर से बड़ा होता है डायरेक्टर। और इसलिए मैं खुद एमपी या एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं ऐसे एमपी और एमएलए तैयार करूंगा उस फैक्ट्री में, जो हमारे संसद में जाके देश के लोगों की हमारी बात करेंगे। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान आज खतरे में है। लोग जो मनुवाद व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को रिवाइव करना चाहते हैं, आज वो खुलेआम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि संविधान को हटा देना चाहिए। आज ये लोग संविधान के खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं? क्या किसी आर्टिकल ने मोदी जी को रोका है काम करने से? क्या संविधान का कोई एक पन्ना है जो इस देश में सत्ताधारियों को काम करने से रोक रहा है? संविधान कहां रोक रहा है आपको देश चलाने से? फिर भी इनको संविधान से नफरत है, संविधान हटाना चाहते हैं। क्यों? आज ये लोग संविधान से इसलिए नफरत करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, जो किस्सा बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ हुआ, वो बताना चाहूंगा कि क्यों ये लोग संविधान के खिलाफ, मनुस्मृति को क्यों ये लोग फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, क्यों मनुस्मृति का कानून वापस से लाना चाहते हैं और संविधान का कानून हटाना चाहते हैं। संविधान की उम्र 70 साल की है। क्या और 70 साल यानी हमारा सिर्फ एक पीढ़ी इस संविधान के दायरे में आई, सिर्फ पहली पीढ़ी। अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी इसमें आई भी नहीं। बात कॉल करना प्रोग्राम में। दूसरी पीढ़ी तो अभी आने वाली थी संविधान के दायरे में, तब तक इन्होंने हमारे सारे अधिकार हटाना शुरू कर दिए। 3,000 सालों से हमें गुलाम बनाया रखा था। 70 साल का संविधान हमको मिल गया तो हमने क्या बदलाव कर लिया। मैं क्या बदलाव है आपको समझाना चाहता हूँ। 3,000 सालों से हम किस व्यवस्था में जी रहे थे और 70 साल में हम किस व्यवस्था में पदार्पण कर चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ बचपन में ये किस्सा हुआ। जब बाबा साहब 7-8 साल के थे तब उनके पिताजी मिलिट्री में घर से दूर उनकी पोस्टिंग हो गई।
तो पिता ने सोचा कि बच्चों को कई महीने तक मैंने देखा नहीं है, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लग रही है तो क्यों ना उनको बुलाया जाए। बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा ने टेलीग्राम भेजा कि ये ट्रेन पकड़ के मुझे मिलने के लिए आ जाओ, और जब आप लोग आओगे, जिस दिन आओगे मुझे टेलीग्राम करके बता देना कि कौन से दिन आने वाले हैं। अब बच्चे सारे बाबा साहब के बड़े भाई, बाबा साहब के बहनों के बच्चे, सभी बच्चे ट्रेन पकड़ के चले गए। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया कि हम ये तारीख को आ रहे हैं, हमको लेने के लिए आ जाना। अब जो टेलीग्राम बाबा साहब ने भेजा वो टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को मिलाएंगे। अब पिता को पता ही नहीं कि बच्चे को आ, पिताजी को पता नहीं, बच्चे यहाँ से निकल गए, बच्चे पहुंच गए, ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने जगह चले गए। वो बच्चे स्टेशन पर ही अपने पिता की राह देख रहे थे कि हमारे पिताजी हमको लेने के लिए आए। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ट्रेन चली गई, सभी लोग चले गए, बच्चे अभी भी क्यों चले। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा कहाँ जाना है। बच्चों ने कहा कि हमारे पिता हमको लेने आने वाले थे, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं। बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमको इस पते पर जाना है। तो उस वो स्टेशन मास्टर ने, बगल में एक बैलगाड़ी वाला खड़ा था, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इनको अपने पिता के यहाँ छोड़ दो। तो सभी बच्चे बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी बाबा साहब के पिता के दिशा में निकल पड़ी और वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से बात करने लग गया कि कहां से आए हो, कौन से गांव के हो, आपकी जाति क्या है। और जैसे ही बैलगाड़ी वाले को बाबा साहब की जाति पता चली, बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और गालियां देकर बाबा साहब को और सभी बच्चों को गाड़ी से नीचे उतार दिया कि तुम अछूतों के बच्चे हो, मेरे गाड़ी में बैठ कैसे गए, अभी के अभी नीचे उतरो। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको हमारे पते पर छोड़ दो। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है। ज्यादा पैसे के लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकते, मेरे गाड़ी के पीछे चलते चलते आओ। तो बाबा साहब, सभी बच्चे वो गाड़ी के पीछे चलते चलते चल रहे थे। कई किलोमीटर गुजरने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे पिलाओ। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं मेरा पानी नहीं दे सकता क्योंकि दोनों बच्चों को मेरा दम प्रश्न हो जाएगा। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आगे अगर कोई तालाब आता है, कोई नदी आती है तो गाड़ी रोक दूंगा, वहां से पानी पीकर आ सकता। बहुत देर हो चुकने के बाद कोई नदी नहीं आ रही थी, कोई तालाब नहीं आ रहा था। उस बैलगाड़ी वाले को कहीं पानी दिखाई दिया, उसने गाड़ी रोकी और बच्चों को कहा कि देखो वहां पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है, जाकर पीकर आओ। सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के स्रोत के यहाँ चले गए और बच्चों ने देखा ये तो कीचड़ है, इसमें तो पानी भी नहीं, लेकिन प्यास लगी थी, करेगा। बाबा साहब ने ऊपर की मट्टी हटाई और जो कीचड़ का पानी था वो बाबा साहब ने पिया, सभी बच्चों ने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह मैला हो गया, मिट्टी लग गई और फिर सभी बच्चे अपने पिता की दिशा की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद जब बच्चे अपने पिता से मिले, पिता ने देखा कि मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है, इनके कपड़े गंदे कैसे हो गए। पिता को पता चल गया कि बच्चों के साथ क्या हुआ हो। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास चले गए, पिता को गले लगा दिया। गले लगाकर बाबा साहब ने पूछा कि हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, हमारे साथ ऐसे क्यों किया गया, हमें गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, बैलगाड़ी से हमको क्यों उतारा गया, हमको पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं। बाबा साहब के पिताजी के पास कोई जवाब नहीं। बाबा साहब के पिता ने कहा कि किसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, किसी व्यवस्था को तुम्हें उखाड़ फेंकना है। और उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया। जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, उन्हीं बाबा साहब ने ऐसा संविधान तैयार किया कि आज हमारे चंद्रा जी एयरफोर्स में चीफ कमांडेंट बने और एरोप्लेन उड़ा। जिस वर्ग को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। हम एयरप्लेन में बैठते नहीं है, एयरप्लेन उड़ा रहे हैं। जिन लोगों को खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था,
वो देखो आपका बच्चा पीछे बिस्लरी का पानी पी रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, बाबा साहब की संविधान की देन है। और ये कितने दौर में हुआ है? सिर्फ 2 पीढ़ियों में। बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ। 2 पीढ़ियों में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है और इनको ये लगने लग गया है कि इससे तो हमारी मनुस्मृति पूरी उल्टी हो गई है। जो लोग बैलगाड़ी में बैठने के अधिकारी नहीं थे, आज आईएएस बन रहे, आईपीएस बन रहे, एयरफोर्स में पायलट बन रहे, कमांडर बन रहे। और इसलिए ये मांडलेश्वर को संविधान से तकलीफ क्या है कि तुम लोग जो बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, हवाई जहाज में बैठने लग गए। इसलिए ये नए संविधान की बात कर रहा, नए संविधान की बात कर रहा। इसके पीछे ये मंशा है। संविधान से इनको कोई दिक्कत नहीं है। संविधान से दिक्कत यह है कि जो लोग हमारे पैरों के नीचे थे, अब हमारे पैर सर पर बैठ गए। स्वच्छता अभियान सुना है आप लोगों ने? स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है देश भर में। क्या है स्वच्छता अभियान? हाथ में झाड़ू लेकर रास्तों के ऊपर का झाड़ू कचरा हटाना, ये है स्वच्छता अभियान? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का बेनिफिट लेकर, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर जो लोग आईएएस, आईपीएस, तहसीलदार, बड़े बड़े कलेक्टर बन गए हैं, इन लोगों को अपनी जगह से हटाओ, इन लोगों को स्वच्छ करो, उस जगह से हटाओ। ये नहीं उनका स्वच्छता अभियान। 2 दिन पहले हम एक तहसीलदार से मिले, उनकी और 10 साल की नौकरी बाकी है, लेकिन आपकी सरकार ने उसको पहले ही उनको घर बिठा दिया। क्यों? आपकी सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। तहसीलदारों के साथ हमारे ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भूजनों में मैत्री नहीं है, हम लोगों में मैत्री नहीं है। आपको पता है कि किसी तहसीलदार के साथ हमारे ऐसे हुआ है? क्या आपको पता है? हम लोगों को हमारे ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार के बारे में पता नहीं। लखनऊ में बैठे हुए आपके ही दूसरे जिले के आदमी के साथ क्या हो रहा है, ये आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में मैत्री नहीं है। हम लोगों में मैत्री नहीं। एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई करता है। एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई बाहर निकल गया तो सीधा हम बोल देते आरएसएस का है। हमको तो आरएसएस के लोगों को मारने की नौबत ही नहीं है। हम एक दूसरे को ही मार रहे हैं, एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। मैं भी यहां पर आया हूं, नागपुर से मैसेज चलाया जा रहा है, ये आरएसएस के नागपुर से मैसेजेस पास हो रहे हैं। ये इस तरह के अगर हम लोगों में आचरण होगा तो हम कैसे शासक बनेंगे? सत्ता हथिया भी ली तो कितने सालों तक हम हाथ में रख पाएंगे? और इसलिए हम ये उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं, विचार परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का, कि हम सभी लोग एक, चाहे वो आज देखिए हम लोग इस बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से लोगों में जा रहे हैं। सुबह जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो संत कबीर आश्रम के लोग हमारे स्वागत करने के लिए हमें सुबह का नाश्ता देने के लिए तैयार होते हैं। जब हम लोग लौटते हैं तब मस्जिद के इमाम रास्तों पर आकर खड़े हो जाते हैं कि आइए आप लोगों ने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, हम आपको कुछ खिला दें। इस तरह का चित्र, इस तरह का माहौल अगर पूरे देश में ये निर्माण हो जाए कि मुसलमान आपको मदद कर रहा है, हम सिखों के आंदोलन में जा रहे हैं, हम सभी लोगों के साथ मैत्री कर रहे हैं, आने वाले हजारों सालों तक आपके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता। इस देश में केवल भूजनों का राज होगा। कोई 3.5% वाला व्यक्ति आपके ऊपर राज नहीं कर सकता। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है इस देश में। जो लड़ाई चल रही है वो 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तथागत बुद्ध की विचारधारा जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, और एक ब्राह्मणवाद की विचारधारा जो इस देश में 4 वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित है। वो यही मानती है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा होगा, उसके नीचे क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, सबसे नीचे सबका काम करने के लिए शूद्र होगा। इस विचारधारा का वो समर्थन करते हैं। इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, बाकी किसी की लड़ाई नहीं चल रही, किसी की लड़ाई नहीं चल रही इस देश में। और इसलिए हमको जो लोग समता के ऊपर विश्वास करते हैं, भाईचारे के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग हो, वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हो, संत कबीर आश्रम के लोग हो,
जो सब एक विचारधारा के लोग हैं, हमको एक होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, किस्सा बताना चाहूंगा। एक ब्राह्मण पुजारी को एक अंग्रेज पत्रकार ने प्रदेश में पूछ लिया कि किसी भी देश में जो गुलाम होते हैं वो कभी ना कभी उस गुलामी में से अपने आप की मुक्तता करा लेते हैं, खुद को फ्री करा लेते हैं, आजाद करा लेते हैं। भारत में पिछले 2500 सालों से आपने भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखा हुआ है। क्या भारत के लोग आपके खिलाफ आंदोलन नहीं करते, अपने आप को आजाद करने की लड़ाई नहीं लड़ते? क्या भारत के लोग उस गुलामी में से आजाद नहीं होना चाहते? तो उस ब्राह्मण पुजारी ने जवाब दिया, कौन ये भारत के लोग? ये हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे? ये लोग बच्चा तो खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे बताए बगैर ये अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। ये क्या हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे? ये लोग घर तो खुद बांध सकते हैं, कोठियां तो खुद बांध सकते हैं, लेकिन हमारे बताए बगैर वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों ने हमारे मस्तिष्क को कब्जा कर रखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको पहचाना और बौद्ध धर्म की शरण में आते समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी दी, ताकि हमारे मस्तिष्क किसी के सामने नहीं गुलाम। इस गुलामी से बाबा साहब ने हमको निकाला। लेकिन हम आज देख रहे हैं, जिस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने काम किया, हमारे उत्तर प्रदेश में बोर्ड गली गली में दिखाई दे रहे हैं। द ग्रेट चमार ग्रेट है तो क्या वाल्मीकि कम ग्रेट है? तो फिर वो भी लगा है रॉयल वाल्मीकि। इस तरह से हम जातियों को मजबूत करते जा रहे हैं। जातियों का संगठन बनाओगे, जातियों में संगठित रहकर काम करोगे तो अपने तहसीलों तक ही मर्यादित रहोगे, अपने गली कुचे तक ही रहोगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको उससे भी ऊपर का मार्ग दिखाया, उससे भी ऊपर का मार्ग दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध की शरण हमको लेकर गए। जातियों में पड़े रहोगे तो अपने मोहल्ले तक ही मर्यादित रहोगे, इस धम्म में आओगे तो पूरे विश्व के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा धम्म बाबा साहब। आज हम लोग, मैं खुद यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं और वहां पर सिर्फ बैठता नहीं हूं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वहां पर मैं अपने विचार वहां पर रखता हूं। भारत की ओर से नेतृत्व करता हूं, रिप्रेजेंटेशन करता हूं, इंडियन बुद्धिस्ट सिस्टम का विचारधारा का नेतृत्व वहां करता हूं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट जो 128 देशों का संगठन है, मेरे इसी स्पीच के ऊपर प्रभावित होकर उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का सेक्रेटरी बनाया। 128 देशों का सेक्रेटरी बनाया। जो प्रेजेंटेशन हमने वहां पर रखा कि भारत की व्यवस्था 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 यूनिवर्सिटीज की आपकी, ये बात हमने वर्ल्ड के लोगों को बताई। 17 वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज भारत में थी और आज की हालत ऐसी है कि वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का कहीं नाम नहीं। एक समय था कि 17 विश्वविद्यालय हमारे थे, आज एक भी विश्वविद्यालय हमारा नहीं, जो टॉप 100 में यहां पर आए। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दिया। आज हम लोग यहां पर जो घूम रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं, ये इसका मोटिव यही है कि कितने सालों तक हम किसी और के सिस्टम में पड़े रहेंगे, किसी और के सिस्टम को फॉलो करेंगे। धार्मिक तौर पर हम किसी और का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। मुझे बताओ, बुद्ध के धम्म में कोई माता की चौकी होती है? बुद्ध के धम्म में कोई करवा चौथ होता है? फिर भी आपके घर में माता की चौकी आ रही है, आपके घरों में करवा चौथ आ रहा है। किसी और का सिस्टम आ रहा है कि नहीं? आपका धम्म है, आप अपने धम्म को फॉलो करो। जिस तरह से हम किसी और के सिस्टम को अपना रहे हैं, उसी तरह से हम किसी और के एजुकेशन सिस्टम में भी पड़े हुए हैं। बच्चे हम पैदा करते हैं, बड़े हम कर रहे हैं, पैसे बच्चों पे हम लगा रहे हैं, उसका स्वास्थ्य हम देख रहे हैं, घर पे हम रख रहे हैं, स्कूल के लिए पैसा भी हम भेज रहे हैं। पढ़ता क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ऐसे हमारे बच्चा, हमारा पालन पोषण हम कर रहे हैं। पढ़ रहा किसकी है?
ब्राह्मण। किस व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त कर रहा है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था। 70 साल हो गए संविधान को इस देश में लागू होकर। 70 सालों के संविधान का बेनिफिट हमने आज तक अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए भी नहीं लिया। संविधान लागू होने से पहले बाबा साहब जो काम किया कर सकते थे, क्या संविधान लागू होने के बाद हम नहीं कर सकते? 1946 में कोई संविधान था? 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से चार बिल्डिंगें खड़ी की। 4 बिल्डिंग, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन। आज भी मुंबई के फोर्ट में ये बिल्डिंगें खड़ी है। 1946 में बाबा साहब अपनी खुद की शिक्षा की व्यवस्था खड़ी कर सकते थे, तो क्या 2021 में हम खुद की शिक्षा की व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकते? आप बोलो कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो बाबा साहब के पास 1946 में कितना पैसा रहा होगा? दिक्कत पैसे की नहीं है। बाबा साहब के समय में पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के सामने विजन था। हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारे पास विजन नहीं, हमारे पास धैर्य नहीं, उद्देश्य नहीं। हम क्यों जी रहे हैं? रोज दिन धकेल रहे हम लोग, बस धकेल रहे। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज को अपलिफ्ट करने का काम हमारा है। मैंने आज तक कभी रिजर्वेशन नहीं लिया। मेरे जाति का सर्टिफिकेट नहीं है। जाति का सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब मैंने रिजर्वेशन नहीं लिया। लेकिन रिजर्वेशन न लेने के बावजूद मेरी शिक्षा का इस्तेमाल ये मेरे समाज का अपलिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने कौन सा रिजर्वेशन लिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं किया। 10 से 5 की नौकरी नहीं की। बाबा साहब का 18th वॉल्यूम पढ़ो। बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे मुंबई हाईकोर्ट के जज की ऑफर आई। एज अ जज बाबा साहब अम्बेडकर जी को मुंबई हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट मिल रही थी। बाबा साहब ने कहा, अगर मैं जज पद की कुर्सी के ऊपर बैठ जाता हूँ, जज पद का स्वीकार कर लेता हूँ, तो मेरे समाज को न्याय कौन देगा? इसलिए बाबा साहब ने 10 से 5 वाली नौकरी नहीं की, 24 आवर्स इस समाज की सेवा करके उस समाज को अपलिफ्ट किया। आज हम बाबा साहब के बेनिफिट लेकर 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं। 10 से 5 बजे तक की नौकरी कर रहे हैं। बाबा साहब ने कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। पूरे भारत भर में बाबा साहब के कॉलेज है। हम नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी हमारा स्कूल नहीं है। कितना ऑपोजिट है ना, कितना ऑपोजिट आचरण है। बाबा साहब कोई नौकरी नहीं करके कितना बड़ा सिस्टम खड़ा कर गए। हम नौकरियां कर रहे हैं, फिर भी सिस्टम नहीं खड़ी होते। और ये बात नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पिछले साल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती लॉकडाउन में चली गई। कोई पूरे भारत भर में बाबा साहब की जयंती मनाई नहीं हुई। इस बार थोड़े बहुत प्रमाण में हम बिहार में गए, बाबा साहब के स्टैच्यू पर गए, लेकिन लास्ट ईयर तो उतना भी नहीं कर पाए। लास्ट ईयर बाबा साहब की जयंती हो जाने के बाद किसी न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, एक न्यूज छपी थी कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से, न मनाई जाने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। कितना? 2100 करोड़ रुपए का लॉस। यानी हम पूरे देश भर में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं? 2100 करोड़ रुपए। पटाखे फोड़ते हैं, डीजे लाते हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, रैलियां निकालते हैं। आपके दिल्ली में भी मेरे ख्याल से दिल्ली में बहुत बड़ी रैली निकलती है, लखनऊ में भी रैलियां निकलती होंगी। हम घर को पेश कराते हैं, नए कपड़े लाते हैं। इससे इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए मिल रहे थे पिछले साल, वो नहीं मिले। इसलिए वो लोग रो रहे थे कि बाबा साहब की जयंती नहीं हुई तो हमको लॉस हो गया। यानी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हम एक दिन में 2100 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं। 2100 करोड़ रुपए।
जो समाज 2100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उसकी 10 करोड़ की यूनिवर्सिटी नहीं है। आज हमारे बच्चे दूसरे के अभ्यासक्रम को पढ़ रहे हैं। अगर एक जयंती का खर्चा हम अपनी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए लगाए, तो हमारे बच्चे, हमारे ही नहीं पूरे देश के बच्चे आज जो ब्रह्मा विष्णु महेश का एजुकेशन ले रहे हैं, वो तथागत बुद्ध के गुरु रविदास जी के संत कबीर का एजुकेशन ले सकते हैं। ये सिस्टम हम कब खड़ी करने वाले हैं? कितने सालों तक किसी और के एजुकेशन सिस्टम में हम अपने बच्चों को भेजने वाले हैं? हम अपने बच्चों को एजुकेशन दूसरे सिस्टम का करा रहे हैं। टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से छोटा बेग बाल गणेश हमारे घरों में घुस रहे हैं। हम अपनी संस्कृति में अपने बच्चों को ढाल नहीं पा रहे, और इसलिए हम लोगों को अपनी खुद की सिस्टम खड़ी करने के ऊपर भी सोचना होगा। इसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूं। नागपुर में जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और लंबी दीक्षा ली, वहीं पर हमने 7 एकड़ की जगह ली है और वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट वहां से हम करा कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हमारा खुद का अभ्यासक्रम होगा, खुद की स्कूल होगी, खुद की कॉलेजेस होगी, और वहां से हमारे महापुरुषों का आंदोलन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन साथ में दिया जाए। ये काम हम कर रहे हैं। मीडिया आज हमारे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में मीडिया नहीं। राहुल गांधी के, मोदी के सभाओं में 100 लोग नहीं जाते, लेकिन 2400 घंटे उनको चैनल दिखाते हैं। 2400 घंटे हमारे बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कोई नहीं दिखा। हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, एक तो ये हमारी खबरें नहीं चलाते, अगर चला भी ली तो हमें कोई दोषी ठहराते। आपके लखनऊ, आपके उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो घटना हुई, आज तक और जी न्यूज हो, इन्होंने उस परिवार को ही दोषी ठहरा दिया गया। इस तरह से काम होता है, और इसलिए हमको ये सिस्टम भी खड़ी करनी है। बहुजन मैत्री सम्मेलनों का उद्देश्य यह है कि ये जहां जहां पर जाएगी, अपने लोगों को अपने खुद के सिस्टम को बनाने का प्रेरणा देगी, अपने लोगों को संगठित रहने का प्रेरणा देगी, और सभी लोगों को इकट्ठा होने का हम लोग संदेशा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग आज बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, और मुझे पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में मुझे इतना प्यार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कई बार आकर गया हूं, लेकिन एक आध सभा के लिए बस स्टेज से बात कर दी, प्लेन में बैठे और निकल गए। कभी लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ जिस तरह से आज हम लोग बैठे हैं। ये कोई मैं सभा नहीं ले रहा हूं। मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग कैंप थी, मेरी खुद की 3 दिन में लगातार सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ट्रेनिंग देता। हमारा जो आंदोलन है, तथागत बुद्ध से भी पहले क्या संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति से लेकर माननीय काशीराम जी तक हम ये सारा आंदोलन समझाते हैं। तो मैं ये समझता हूं, मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं, यह हमारी ट्रेनिंग कैंप भी है, और इसलिए हमको उस दिशा में काम करना है। इस देश में बाबा साहब को, बुद्ध को, इनके आंदोलन को खत्म करने का काम चल रहा है। इनके आंदोलनों को खत्म करने का काम चल रहा है, और इसलिए हम लोगों को यह आंदोलन बढ़ाने वाले लोग भी तैयार कर रहे हैं। कोई चैनल तो हमारे पास है नहीं, उनका देखो 2400 घंटे चैनल चलता है, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, पता नहीं क्या क्या चैनल। 2400 घंटे उनके बाबा, उनकी औरतें वहां पर बैठी रहती है और प्रचार करती है, उनके विचारधारा का प्रचार करती है। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा साधन नहीं है, तो बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया था, वो रास्ता हमने अपनाया है। अगर हमको कोई चैनल नहीं दिखाता, तो हम गली गली जाएंगे और बुद्ध की विचारधारा का प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। और यही काम बंदे सुमित रतन जी कर रहे हैं। किसी बिहार में नहीं बैठे रहते, रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी रास्तों के ऊपर है। माननीय वंदनीय बंदे जी जैसे अगर 100 बंदे भी अगर हम इस देश में बना ले, तो ये भारत बौद्धमय हो जाएगा। इतनी ताकत है, और इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं देखिए आप लोगों से यही हिस्सेदारी चाहूंगा कि आप लोग अगर समय दे सकते हो तो समय दीजिए।
इस विचारधारा से जुड़कर काम करना चाहते हो, मनुष्य बल देना चाहते हो तो मनुष्य बल देकर इसमें काम कीजिए। जो साधन आप लोग हमको दे सकते हैं अपने हिस्सेदारी कीजिए। मैं ये देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मानता कि मुझे बाबा साहब के बंगलों में से एक रूम मुझे दो, बाबा साहब के कॉलेज में से एक कॉलेज मुझे दो। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि बाबा साहब की संपत्ति ये नहीं है। मैं आंध्रा में एक बार गया था, आंध्रा तेलंगाना में, और मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठे थे आंध्रा के, तो उनको बाबा साहब के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो वो मुझे पूछा करते थे, उन्होंने मुझे पूछ लिया कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी में से आपको क्या क्या मिला है, कितने बंगले हैं, कितने गाड़ियां बाबा साहब की थी, बाबा साहब के पास क्या क्या है, आपको क्या क्या मिला। तो उनको वो जानने की हौस थी कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके थे, मंत्री। आज कोई आपका प्रधान भी बन जाता है तो 7 पुस्तों तक वो पैसे इकट्ठा कर लेता है कि 7 पुस्तों को वो काम में आए, कितने पैसे इकट्ठा कर लेता। बाबा साहब तो 4 डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो कितना पैसा कमा लेना चाहिए था बाबा साहब ने। लेकिन जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब अम्बेडकर जी के अकाउंट में 15,000 रुपए और किसी बैंक का बाबा साहब ने लोन था। तो फिर बाबा साहब की संपत्ति क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है? आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से जो लोग IAS बन गए, IPS बन गए, लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर चंद्रा जी है, ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। ये बाबा साहब ने तैयार किया, ये बाबा साहब ने निर्माण किया और इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला। इस प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा लेने के लिए मैं आया हूं कि आपका साथ दीजिए। जिस मूवमेंट को बाबा साहब ने इस देश में खड़ा किया है, उस मूवमेंट को हमें आगे लेकर जाना है। उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। पूरे भारत में हम लोग, कोई लोग कह रहे थे अभी उत्तर प्रदेश में क्यों आए। अब उत्तर प्रदेश का दौरा 4 तारीख को खत्म होने के बाद मैं किसी और राज्य में चला जाऊंगा, उसके बाद किसी और राज्य में चला जाऊंगा, यहाँ पे जब बारी आएगी तो फिर यहाँ पर आ जाऊंगा। हमको आपके पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि आपके राज्य में जो भी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है उस पार्टी के साथ खड़े हो जाए। कोई भी जो इन लोगों को रोक सकती है उनके साथ खड़े हो जाए। हमको कोई लेना देना नहीं है पार्टियों से, सभी पार्टी हमारी। जो बाबा साहब के विचारधारा पे चलते हैं, जो बुद्ध के विचारधारा पे चलते हैं, वो हमारे। इसलिए किसी एक पार्टी का प्रचार करके दूसरे पार्टी के लोगों को मायूस करना है, इसके लिए मैं यहाँ नहीं आया। तो सभी लोग हमारे हैं, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये मूवमेंट हम लोग बहुजन मैत्री आंदोलन के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से चला है। सभी बहुजनों में मैत्री कराने का काम कर रहे हैं। गुरु रविदास समाज के लोग हो, संत कबीर आश्रम के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस को, मैं आंध्रा में क्रिश्चियंस के साथ रहता हूँ, क्रिश्चियनों को हम लोग एक विचारधारा को लेकर आ रहे हैं। तो इन सभी लोगों को मैत्री कराने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। इतना ही मैं आज के इस माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हमें बंदे जी को भी सुनना है, आगे और चलना है, यही विचार मैं यहाँ पर रखता हूँ। जितने भी आयोजक इस सम्मेलन के हैं, मैं उन सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही कम समय पर और किसी भी तरह का पैम्पलेट नहीं, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं, कोई ऑटो हमने नहीं घुमाया, कहीं पर हमने एडवर्टाइजमेंट पेपर में नहीं दी, कई बैनर नहीं लगाया, फिर भी उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी रिस्पांस हमें मिल रही है। मैं तो बंदे जी से कहा, मैंने बाकी के लोगों से कहा कि मुझे अगर पता होता कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा रिस्पांस मिलने वाला है तो मैं 10 साल पहले से ही यहाँ पे काम करना शुरू कर देता। तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। ये ऐसी भूमि है, ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग पहले से ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं,
विचारधारा से जागरूक है, तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिशा में अगर जिस दिन हम चलना शुरू हो गए, अलग अलग उंगलियों में टिकल कर एक मुट्ठी अगर बना ले, तो हम ये आंदोलन जरूर कामयाब कर सकते हैं। इतना ही कहूंगा और कहूंगा, जय भीम, जय भारत, जय भारत।